आगे मूव करते हैं हम। जैसे आपने ना बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ सीखे हैं, तो एक लॉ हो रहा है आपका, वो है, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभार एग्जामिनर वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नेक्स्ट जो लॉ है, बैठिए, नेक्स्ट है गे लुसाक लॉ। गे लुसाक लॉ, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस लॉ के अनुसार जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एब्सोल्यूट प्रेशर of a perfect gas is directly proportional to absolute temperature when absolute pressure is directly proportional to absolute temperature when volume remains constant. When volume remains constant. तो सिर्फ ये इतनी सी बात करें, इट इज गिवन एज absolute pressure is directly proportional to absolute temperature when volume remains constant. According to Gay-Lussac law, absolute pressure is directly proportional to absolute temperature when volume remains constant. तो ये रिलेशन ऐसे आ रहा है, जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हो तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे V इंटू टी, तो P डिवाइड बाई T इज इक्वल टू V, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। गे-लुसाक ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप इसको यहां पे समझ सकते हो बाय यूजिंग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर वॉल्यूम ने हमें सीखा था ना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जैसे ही आप बनाओगे तो ये चीज आपके पास बनेगी। तो यहां पे क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो जो प्रोसेस बनेगा वो ऐसे बनेगा जी कि भी कांस्टेंट होना चाहिए। क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पे ये 1 2 2 जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो प्रोसेस 1 to 2 ऐसे हो रहा है। तो यहां पे हमने क्या सीखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी V1 की वैल्यू भी यहां पे उतनी ही है जितनी V2 की वैल्यू है, हाँ है ना। तो इससे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि V1 इज इक्वल टू V2 अप टू सो ऑन, किसी भी पॉइंट पे निकाल लो आप, ऊपर लेके जाओ V3 या V100 तो वो वैल्यू भी तो सेम रहेगी, V3 या V100 वो वैल्यू सेम रहेगी। सारे के सारे जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेशर क्या हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, प्रेशर में चेंज आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, हाँ है ना। तो प्रेशर में चेंज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेज पे निकालें, इस स्टेज पे निकालें, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो P1 T1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ है ना। सेम एज इट इज इस पे निकालोगे तो P2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इन दोनों को कंबाइन आप रिप्रेजेंट करते हो तो रिलेशन क्या बनता है, P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई T2, जो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये आपके पास रिलेशन लास्ट में निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास देखिए ये देखा है रेग्नोल्ड्स लॉ। रेग्नोल्ड्स लॉ क्या कहता है, यहीं पे देख लेते हैं, ये इसको साफ करना ही पड़ेगा।
इसी में रिज्यूम करना है। नेक्स्ट इज रेगनोल्ड्स लॉ। रेगनोल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग, रेगनोल्ड्स लॉ किस लिए रिप्रेजेंट करता है? रेगनोल्ड्स लॉ 2 स्पेसिफिक हीट्स को रिप्रेजेंट करता है। दिस लॉ gives the 2 specific heats. First one is specific heat at constant volume. Specific heat at constant pressure. First one is specific heat at constant pressure, and second one is specific heat at constant volume of a perfect gas. रेगनोल्ड्स नंबर क्या बताता है? 2 स्पेसिफिक हीट्स के बारे में बताता है। एक स्पेसिफिक हीट होती है, फर्स्ट वन है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये 2 स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है रेगनोल्ड्स नंबर। यहां पे जो स्पेसिफिक हीट होती है एयर के केस में, स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर, इसकी जो नोटेशन है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C फॉर कांस्टेंट, P फॉर प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इनकी नोटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ एयर, अगर आपने कोई फ्लूइड सेलेक्ट किया है एयर, कोई गैस सेलेक्ट किया एयर, तो जो एयर की स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होती है वो वैल्यू होती है 1.0035 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, और इस केस में होती है 0.7128 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट ही रहने वाली है, ऑलवेज कांस्टेंट। इस केस में आपने क्या सीखा? जो Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, इस केस में जो Cp की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, अगर आप इन दोनों का रिजल्ट भी लेते हो ना, इन दोनों के रेशियो भी लेते हो, तो जो रेशियो आएगी वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, ऑलवेज एक से ज्यादा होगी, एक से बड़ी होगी। जैसे कि यहां पे आपके पास सिलेबस में दे भी रखे हैं, हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के केस में, चलो यहीं पे देख लेते हैं। अगर आप यहां पे रेशियो लेते हो, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इनकी रेशियो निकालते हो तो रेशियो जो आएगी 1.0035 डिवाइड बाय 0.7128, जो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्स 1.4 आएगी, अप्रोक्स 1.4 होगी। और सर इसी को जो ये रेशियो आई है, दोनों स्पेसिफिक हीट की जो रेशियो आई है, इसी को आप कहते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियाबैटिक इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लगता है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको क्या कहते हो? आइडियाबैटिक इंडेक्स, और इसको एक ग्रीक वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं जिसको हम गामा कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हो? गामा। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा।
ये एक ग्रीक वर्ड है। सो डेट गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाई Cv, ये रहने वाला है। और इन केस ऑफ एयर जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1.4 होगी। देयरफॉर गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, सो डेट यहां से आप निकाल सकते हो 10 या हेंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मींस एक से ज्यादा होगी, हमेशा जो वैल्यू होगी एक से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है वैल्यू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। आगे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट।